हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। और ये हमारा स्टूडेंट्स पार्ट 5 होगा। अभी लाइन जो है अभी तुरंत कटा हुआ स्टूडेंट्स, फिर भी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप थोड़ा देर में आ जाएगा तो आपको फिर साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तब तक हम लोग इंट्रोडक्शन को बेसिक पिछला वाला रिवीजन कर लेते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट में प्रकाश का परावर्तन नाम था। और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 वीडियो बना चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो वो जाके पहले देख लीजिए, तो फिर उनको वो समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। ओके ना स्टूडेंट्स, अब जो है इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। थोड़ा खांसी हो रहा है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, फिर भी बताने का कोशिश रहेगा मेरा। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें 6 प्रकार का प्रतिबिंब बना था आपको, है ना। तो 6 प्रकार का प्रतिबिंब को हमने बढ़िया से एकदम एक एक करके रिवीजन किया, पढ़ा लिखा समझे, और एक एक पॉइंट को हमने आपको लिखवा दिए हैं। अब अगला स्टूडेंट्स हमारा उत्तल दर्पण। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि दर्पण में कुल मिला के 8 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जिसमें से 6 गो आपका होगा उत्तल दर्पण अवतल में, और 2 गो होगा आपका उत्तल दर्पण में। ठीक है, और स्टूडेंट्स अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था वो कैसा था? तो 5 गो कंडीशन में था आपका वो उल्टा और वास्तविक, और 1 कंडीशन में था आपका सीधा और काल्पनिक। ओके, 5 कंडीशन में यानी 5 प्रतिबिंब ऐसा था जो दर्पण के आगे बन रहा था, और 1 प्रतिबिंब ऐसा था जो दर्पण के पीछे बना था, है ना। अब इसमें स्टूडेंट्स आपका है उत्तल दर्पण में ये 2 प्रकार का प्रतिबिंब इसे बनेगा, हम यहाँ लिख भी दिए हैं। उत्तल दर्पण में 2 प्रकार का, और वो भी दोनों का दोनों कैसा होगा? तो दोनों सीधा होगा और काल्पनिक होगा, है ना। सीधा जब भी होगा तो वो काल्पनिक ही होगा, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब। ओके तो अब दोनों कंडीशन हमने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ताकि फिर आगे आपको दिक्कत ना हो। एक बार देख लेते हैं, पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है ना? चलिए, ओके, दिखाई तो दे रहा है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप लोग फर्स्ट और सेकंड, ये उत्तल दर्पण का पहला प्रकार का प्रतिबिंब है, और ये दूसरा प्रकार का प्रतिबिंब है ना। यानी पहला प्रतिबिंब यहाँ बना लिए हैं और दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बना लेते हैं। इसको हम समझा दे रहे हैं, उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। और प्रतिबिंब हमेशा ये चित्र जो है आप लोग बड़ा बनाइए, पेंसिल से बनाइए, साफ सुथरा बनाइएगा। ठीक है, और समझने का इसको कोशिश कीजिएगा। आप वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो लास्ट तक देखें ताकि समझ में आ जाए। और जिन बच्चे को थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है तो वीडियो को एकदम स्पीड करके, है ना, 1.25 का स्पीड करके आप बढ़ा सकते हैं क्वालिटी को। ठीक है चलिए स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम लोग फिर इसको समझाते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स आप लोग उतार लिए हैं, तो चलिए अब इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहला यहाँ हम लोग रखे हैं जब वस्तु कहाँ पर हो? दर्पण से अनंत पर हो, है ना। आप लोग को उत्तल और अवतल दर्पण पहचानने आता है कि नहीं आता है? आता है तो यस बोलिए, और नहीं आता तो नो, है ना। तो आप लोग जो है सर मत हिलाइएगा, ऐसे ऐसे हाँ बोलिए यस या तो नो बोलिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अवतल और उत्तल दर्पण कैसा था पता है ना आप लोग को? ये हमारा था आपका क्या? अवतल दर्पण, है ना। अवतल यानी जो अंदर की ओर धसा हो, यानी एक सतह, अंदर की जो सतह होता है परावर्तक सतह, धसा हुआ हो, तो ये आपका अवतल, और ये इधर वाला हो जाएगा आपका उत्तल, क्योंकि ये परावर्तक सतह उठा हुआ है। ओके चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो दर्पण बना दिए हैं वो कौन सा दर्पण आपका है? ये उत्तल दर्पण। ओके, और इधर भी जो दर्पण बना है ये भी कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो किन्हीं बच्चे को दिक्कत नहीं ना है कि दर्पण पहचानने में ये उत्तल है या अवतल है? किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए और एकदम ध्यान से देखिए अच्छा से। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, यहाँ पे हमने ये दर्पण बनाया, और ये क्या है आपका? मुख अक्ष। ओके, ये भी दर्पण है स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण, और ये मुख अक्ष है हरा कलर का। स्टूडेंट्स अब अगला, दर्पण के बीचों बीच जो सेंटर में केंद्र बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ध्रुव।
और दर्पण के जिधर गोल होगा वहां पर होगा वक्रता केंद्र, और इसके दोनों के सी और पी के बीच में होता है क्या, एफ। सेम ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बीच में होगा पी, उसके बाद इधर होगा, इस साइड होगा आपका सी, और इन दोनों के बीच में हो जाएगा क्या, आपका एफ। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं कहाँ पे बताइए। तो आप लोग वस्तु को कहाँ रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा कि इधर पीछे रखिएगा। तो जब भी आप आईना के सामने खड़े होते हैं तो आईना के सामने रखते हैं ना, यानी जिधर आपका चेहरा दिख सकता है, तो इसलिए वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखे हैं। आप सेम ऐसे भी यहाँ इधर इसमें भी वस्तु इधर रखे हुए हैं। चलिए, तो अब जो है स्टूडेंट्स प्रतिबिंब बनाना है हमको। ए बी एक वस्तु है ए बी क्या एक वस्तु है, यहाँ भी लिख देते हैं ए बी एक वस्तु है। तो स्टूडेंट्स ए बी एक वस्तु खींच लिए हैं। अब देखिएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण चाहिए कम से कम, आप लोग बताइए जल्दी से। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, और दोनों किरण जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, तो एक किरण गया स्टूडेंट्स आपका ये इधर से, और ये फोकस से गुजर गई है ना, तो एक किरण समांतर जाएगी, अब फोकस से टकराकर फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है ना, यानी ये फोकस की ओर जाएगी नहीं, ये जाती हुई प्रतीत होगी। इस किरण को देखिएगा तो ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ये फोकस से होते हुए जा रही है। सेम ऐसे भी इस किरण को देखिएगा तो ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ये फोकस की ओर जा रही है। ओके, तो ये आपका हो गया। तो ये दोनों किरण स्टूडेंट्स जहां पर पीछे कटता हुआ प्रतीत होता है वहीं पर क्या बन जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है ना। चलिए, तो ये आपका था, जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा इसका विशेषता लिखते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है आपका, उसका विशेषता क्या क्या है। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब जो है कहाँ बना है, हमने पहला पॉइंट आपको लिखा है प्रतिबिंब जो हमारा बना है वो कहाँ पर बना है। तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर और दर्पण के पीछे बना है। देख लीजिए, ये दोनों किरण जहां पर कटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों किरण कहाँ पर कटा है, फोकस पे। ओके, तो फोकस पे कटा है और दर्पण के पीछे है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा है कैसा बना है। तो ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है ना, ये हमेशा सीधा है। देखने में छोटा लग रहा है प्रतिबिंब लेकिन हमेशा सीधा बनता है ये। तीसरा आपका है बहुत ज्यादा छोटा है। प्रतिबिंब कैसा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा बना हुआ है। ओके, अगला इसकी प्रकृति कैसी है। तो यह काल्पनिक होता है। जब भी सीधा वर्ड होगा तो ये हो जाएगा काल्पनिक आपका, है ना, काल्पनिक या आभासी। तो ये समझ गए होंगे। तो जो भी बच्चे समझ में आ गए हैं तो कमेंट में यस कीजिए। और जिनको भी अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में, है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर लेगा, ठीक है। चलिए, अब अगला स्टूडेंट आपका ये उत्तल दर्पण है। अभी इसमें भी हम लोग देखिए, आप दर्पण के नजदीक में लाए हैं ना, दर्पण के आगे, सिर्फ दर्पण के आगे रख दिए हैं। अब कहीं पर भी हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। तो ये भी एक वस्तु है। सेम, ए से एक किरण गुजारे मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकरा के चली गई कहां से, तो जो देखिए जा रही है फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ओके, तो एक किरण समांतर जाएगी फोकस से आएगी, है ना। तो हमने आपको पहले ही बताए थे कि जब भी किरण समांतर आएगी फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, है ना। तो ये समांतर किरण आई, ओके, और ये फोकस से होते जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हुआ। अगला स्टूडेंट्स आपका, ये किरण एक वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो ये टकरा के इसी रास्ते से क्या होगी, वापस चल जाएगी। तो ये किरण, एक किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो टकरा के उसी रास्ते से वापस वो लौट जाएगी, है ना। और ये दोनों किरण देखिए स्टूडेंट्स, कटा कहाँ पर आपका है, पी और एफ के बीच में कट गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रतिबिंब की विशेषता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच और दर्पण के पीछे बनता है। पी और एफ के बीच में बना है और दर्पण के किधर है, पीछे बना है ना। सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है बिल्कुल, और छोटा प्रतिबिंब बनता है। देख लीजिए, छोटा भी है, वस्तु से छोटा बना है। यहाँ बहुत ज्यादा छोटा था लेकिन यहाँ वस्तु से सिर्फ छोटा बना है। और जब भी सीधा होगा स्टूडेंट्स तो आपका काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो जब भी सीधा होगा तो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमने उत्तल दर्पण में दोनों टाइप का प्रतिबिंब पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या, पता है आप लोग को,
इस दोनों का उपयोग है ना, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। तो इसको भी हम लोग अच्छा से लिख लेते हैं डिटेल में, और एकदम इजी भाषा में लिखाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का भी एक तो काम है, जल्दी से जल्दी फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, चलो चलो पढ़ाई करते हैं, है ना। और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, वो हमारा चैनल का नाम है एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर, और उनका काम है कि सबसे पहले वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और ताकि उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले तक पहुंच सके, है ना। तो जो भी बच्चे नए हैं वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बताइए उनको भी, समझाइए। ओके, तो उतारिए जल्दी से इसको, जो भी नहीं लिखे हैं फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे आप लोग देखिएगा, हम लोग यहाँ पर अगला पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, तो स्टूडेंट्स आप लोग को जब अगर वीडियो अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, तो अच्छे नेटवर्क वाले जगह पर चल जाइए और वहां पर वीडियो क्वालिटी 720 का कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जो लिखावट है वो फ्रेश फ्रेश आ सके, है ना। तो नेटवर्क जहाँ पर अच्छा है उस स्थान पर आप लोग चल जाइए और क्वालिटी को बढ़ा के देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो अगला स्टूडेंट है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग में पहला हम लोग लिखेंगे, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने में या हजामत के रूप में, है ना। जो हजाम सब दाढ़ी बनाता है वो सब क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है ना। जो आईना जो रखा रहता है साइड में, दोनों साइड में, वो अवतल दर्पण होता है। हमें लगता तो नहीं है कि अवतल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वो अंदर की ओर धंसा ही रहता है, हल्का हल्का। तो पहला लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हजामत के रूप में, हजामत करने में, हजामत करने में या सैलून सब में, है ना। दूसरा आपका स्टूडेंट्स सोलर कुकर में, सोलर सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया है ना, सोलर कुकर में। अब अगला है आपका सोलर भट्टी में, सोलर कुकर, सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो ये सारा टॉपिक था, लेकिन यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए, तो अब अगला टॉपिक हमारा रखते हैं, अवतल दर्पण पढ़ लिए ना, अब अगला है आपका उत्तल दर्पण। तो हम लोग लिख रहे हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो स्टूडेंट्स इसको जल्दी से नोट कीजिए फटाफट आप लोग, तब तक आगे हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर आपको जो है पूरा नोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं एक ही बार में, ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो हमने पहले क्या किया, इसको नोट कर दिए हैं, तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिख दिए बोर्ड पे सारा चीज, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल का दर्पण का उपयोग दोनों लिख दिए हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको हम आपको समझा देते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो को रोक करके, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स आपका है अवतल दर्पण का उपयोग।
तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने में या हजामत के रूप में, है ना। दूसरा आपका सोलर कुकर में, सोलर कुकर जो जानते हैं ना, छत पे सनलाइट के मदद से जो खाना बनता है उसी को बोलते हैं सोलर कुकर। तो उसमें भी, कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। अगला है सोलर भट्टी में, सोलर भट्टी जो होता है बड़ा बड़ा, तो सॉरी उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सोलर भट्टी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। फिर अगला आपका सोलर प्लेट, सोलर प्लेट जानते ही हैं, जो हम लोग गांव घरों में जो चौक चौराहा पे लगा रहता है लाइट वाला, वो है सोलर प्लेट। फिर अगला स्टूडेंट्स आपका गाड़ी का हेडलाइट और सर्च लाइट में, है ना, गाड़ी का हेडलाइट और सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट जो गाड़ी का होता है, बड़ा वाला इंडिकेटर जो अगला वाला जो हेडलाइट जलाते हैं, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और सर्च लाइट में भी होता है ना, साइड वाला में। फिर अगला स्टूडेंट्स आपका डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, गला, मुंह इत्यादि के जांच में, है ना, डॉक्टर सब जो आंख, कान, मुंह, गला सब ये सब जो चेक करता है, अंदर में देखता है, वो किसकी मदद से देखता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करके देखता है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला स्टूडेंट्स आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण में हम लोग गाड़ी में उपयोग करते हैं, किसमें? तो मोटर कार या मोटरसाइकिल कुछ किसमें भी पीछे के वस्तु को देखने के लिए ना, साइड में जो रहता है आईना, दोनों गाड़ी के साइड में दोनों साइड से रहता है जो शीशा, वही उसमें होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ऊपर से तो प्लेन लगता है, लेकिन थोड़ा सा वो उठा भी रहता है, तो वो हो गया आपका कौन सा? उत्तल दर्पण का प्रयोग हो गया। तो गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला स्टूडेंट्स आपका सड़क लाइट में, है ना, सड़क लाइट में जो सड़क सब पर जो लाइट होता है, उसमें भी सड़क लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसको अगला करते हैं, अगला टॉपिक जल्दी से उतारिए इसको फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब अगला टॉपिक करते हैं हम लोग। हम लोग नोट कर दिए हैं बोर्ड पे, आप लोग इसको उतार लीजिए फटाफट तेजी से, और फिर उसके बाद इसको समझा देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ टॉपिक आपको, एफ और आर में संबंध, छोटा एफ और छोटा आर में क्या संबंध है। तो एफ और आर में देखेंगे दोनों से क्या फार्मूला बनता है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, एफ बराबर होता है आर बाई टू, एफ बराबर आर बटा टू, या आर बराबर टू एफ। ठीक है, एफ बराबर आर बटा टू या एफ आर बराबर टू एफ होता है ना। तो ये दो फार्मूला है, और ये दो फार्मूला जो है कैसे सिद्ध होता है, कहाँ से आता है, ये दोनों हम लोग करेंगे, फिर आगे प्रूफ करेंगे इसको, है ना, आपको बता देंगे प्रूफ करके। अगला स्टूडेंट्स यहाँ पर आवर्धन सूत्र, अगला टॉपिक लिखे हैं आवर्धन सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन सूत्र में स्टूडेंट्स यहाँ m बराबर h डैश बटे h है, m बराबर क्या है? h डैश बटे h है, m बराबर h डैश बटे h, है ना। यहाँ लिखे हैं ई फार्मूला जो आता है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो लिखे हैं ये कहाँ से आता है? परिभाषा से, है ना। तो हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं आवर्धन सूत्र का, m बराबर h डैश बटे h, तो ये हो गया परिभाषा से, और ये जो है आपका फार्मूला से है, ये जो आया है कहाँ से? फार्मूला से। m बराबर माइनस भी, सॉरी यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस भी बटा यू होता है फार्मूला। ठीक है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस भी बटा यू, ये हो गया कहाँ से? फार्मूला से। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे आगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या किसको बोलते हैं सब हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। यहाँ छोटी एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, और भी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, यू को बोलते हैं वस्तु दूरी, आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, एम को बोलते हैं आवर्धन, एच डैश को बोलते हैं प्रतिबिंब ऊंचाई, और एच को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। ओके चलिए, तो इस सब हमने आपको फार्मूला बता दिया है। अब अगला स्टूडेंट से हमारा चिन्ह परिपाटी है ना, चिन्ह परिपाटी यानी चिन्ह का जो है, हम लोग वस्तु को अगर उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे तो वस्तु दूरी प्लस में होगा या माइनस में, है ना। जब वस्तु को हम लोग जब वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब दूरी हमारा प्लस होगा या माइनस होगा, है ना। तो यही चीज हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें चिन्ह परिपाटी में। चलिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है या माइनस, उत्तल का प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी प्लस होगा या माइनस, तो ये सारा चीज जानकारी किससे मिलेगा आपको? चिन्ह परिपाटी में। तो हम लोग चित्र बना लेते हैं दो ठो।
एक तो बनाते हैं कौन सा दर्पण, आपका अवतल दर्पण, और एगो बना लेंगे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। एगो अवतल दर्पण और एक तो है उत्तल दर्पण। दोनों का मुख्य अक्ष खींच देंगे, इसका भी मुख्य अक्ष खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा आपका F, और इधर हो जाएगा आपका C, ये अनंत। यहाँ पर हो जाएगा आपका P, ये अनंत, ये F, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका C, इधर भी है। समझे? चलिए, तो स्टूडेंट्स बहुत मार कर देता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग दर्पण के आगे वस्तु को रखते हैं। यहाँ पे ये हमारा इधर वस्तु रखेंगे यहाँ भी, और ऐसे वस्तु रखेंगे कहाँ पे, दर्पण के आगे। तो किरण जो है आपतित किरण किधर होगी, तो आपतित किरण होती है हमेशा इस तरफ, इस दिशा में। इधर होगी क्या आपतित किरण, तो ये होगा क्या आपका आपतित किरण। ओके, इधर भी ऐसे खींचेंगे, लाइन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा किरण, आपतित किरण। जाएगा, है ना। स्टूडेंट्स, ये आपका आपतित किरण इधर की ओर जा रही है, यहाँ भी आपतित किरण इधर जा रही है। आप लोग इससे पहले मैथ में पढ़े होंगे ग्राफ वाला चैप्टर में, क्या कि ये जो है इस लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं क्या, वाई अक्ष, है ना। ये आपका एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया। ओके, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो जब हम क्या करेंगे, इस बीच वाले को बोलते थे क्या, मूल बिंदु, है ना। तो जब वाई अक्ष से हम इधर की ओर जाते थे तो प्लस लिखते थे नंबर को, इस साइड लिखते थे कौन सा नंबर, माइनस में, नीचे लिखते थे माइनस, और ऊपर लिखते थे किस में, प्लस में। तो ये चीज हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं। इसे वैसे यहाँ भी वही कहानी है, बस थोड़ा सा अलग है इसमें। चलिए, इतना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपतित किरण की दिशा में इधर जो भी दिशा नापेंगे, इधर जितना भी दिशा नापेंगे यहाँ पे इस साइड, वो सब किस में नापेंगे, प्लस में। तो इधर जितना भी दूरी नापेंगे वो सब किस में नाप लेंगे, प्लस में। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कौन सा, प्लस में। और इधर जितना भी दूरी नापेंगे वो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। और इसके बाद इधर जितना दूरी नापेंगे वो सब किस में हो जाएगा आपका, माइनस में, है ना। समझे? इधर जितना भी दूरी नाप रहे हैं वो सारा हो जाएगा प्लस में, इधर जितना भी दूरी नापेंगे वो सब माइनस में, इधर जो भी दूरी नापिएगा वो सब हो जाएगा आपको किस में, प्लस में, और जितना भी दूरी नापिएगा वो सब होगा किस में, माइनस में। ओके, अब अगला स्टूडेंट यहाँ पर है ऊपर। ऊपर जो भी दूरी नापिएगा ऊपर, वो सब होगा आपका प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी नापेंगे वो सब होगा किस में, प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी नापते हैं उसको प्लस में, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी नापेंगे उसको किस में, प्लस में। मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरी नापेंगे वो सब किस में नापेंगे, माइनस में। मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरी नापेंगे किस में, माइनस में। ओके, तो आपतित किरण की दिशा में इस साइड यानी इधर जो भी दूरी नापेंगे वो सब किस में नापेंगे, प्लस में। इधर भी इस दर्पण में भी इस सब जो जितना भी दूरी नापेंगे सब किस में नापेंगे, प्लस में। और इसके उल्टा आपतित किरण के विपरीत दिशा में इस तरफ जो भी दूरी नापिएगा देख लीजिए सब हो जाएगा किसमें, आपको माइनस में। सेम ऐसे भी इधर जो भी दूरी नापिएगा सब किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। ओके, मुख्य अक्ष के ऊपर जितना भी दूरी नापिएगा सब होगा प्लस में, मुख्य अक्ष के ऊपर जितना भी दूरी नापिएगा सब प्लस में, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरी नापिएगा सब माइनस में, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरी नापिएगा सब माइनस में। ओके, तो ये हमने आपको चित्र से समझा दिया है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो नोट कर कीजिएगा आप लोग, पहला पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स हमारा, आपतित किरण की दिशा में क्या लिखिएगा, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक यानी क्या होती है, पॉजिटिव होती
है। यानी आपतित किरण की दिशा में जितना भी दूरी नापेंगे सब किसे मापेंगे, धनात्मक, पॉजिटिव में, है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ओके, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तीसरा स्टूडेंट हमारा, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, और इसमें आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है ना। फिर अगला लिखेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, चौथा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां कहाँ होती है, ऋणात्मक होती है। पांचवा स्टूडेंट आपका, सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से, यानी P से मापी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमने आपको सब सारा फिगर के साथ साथ लिखवा भी दिए हैं कि कौन दूरी कहाँ से मापते हैं, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, यानी आपतित किरण की दिशा में जितना भी दूरी नापेंगे इस तरफ उधर जाते वक्त, तो सब दूरी किस में नापेंगे, धनात्मक, यानी प्लस में नापेंगे, पॉजिटिव में, ठीक है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी उल्टा, इधर के बजाय इस साइड जो भी दूरी नापेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो सब किस में हो जाएगा आपको, ऋणात्मक यानी निगेटिव में। ओके, अगला स्टेट, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। ये मुख्य अक्ष का है हमारा, यहाँ भी मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जो भी दूरी नापेंगे सब किस में नापेंगे, धनात्मक यानी पॉजिटिव में, है ना। अब मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरी नापते हैं किस में नापते हैं, ऋणात्मक में नापते हैं। और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। और सब दूरी जो नापेंगे हम लोग कहाँ से नापेंगे, मेन ध्रुव से। हमारा ये मेन पॉइंट है, और सब दूरी कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है ना। तो सब दूरियां हम लोग नापेंगे कहाँ से, ध्रुव से। अब मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां सब धनात्मक होती है ना स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जो भी बच्चे नहीं लिखे हैं फटाफट नोट कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को, तो एक लाइक जरूर बनता है, तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, आज जो भी स्टूडेंट शेयर नहीं करेगा और इसको नोट नहीं करेगा और बढ़िया से नहीं समझेगा, तो उसको मोबाइल में घुस के पीटेंगे, है ना। तो इसीलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से, समझे। और समझ रहे हैं तो एक बार कमेंट का जरूर करें, हमें बताइए कि सर हम लोग समझ रहे हैं, कमेंट में यस बोलिए। और जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग बोलिए नो सर, फिर से बताइए, दोबारा रिवीजन कीजिए, है ना। और आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके फिर से रिपीट कर सकते हैं आप लोग, है ना। स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बता दिया, तो फटाफट वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा तुरंत। चलिए जल्दी से उतारिए। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने दो दर्पण आपको बना दिए हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है यहाँ पे उत्तल दर्पण। ओके,
तो दोनों दर्पण में आप लोग जो है इसको स्टूडेंट्स जल्दी से नोट कर लीजिए। और दोनों दर्पण में हमने आपको लिख दिया है छोटा f फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या, u वस्तु दूरी और v है प्रतिबिंब दूरी। f फोकस दूरी, r को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, u को बोलते हैं वस्तु दूरी और v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। सेम ऐसे यहाँ भी वही है। चलिए तो आप दोनों दर्पण में देखेंगे बारी बारी से हम लोग कि किस दर्पण में जो है प्रतिबिंब दूरी क्या प्लस होती है या माइनस होती है ना। दोनों दर्पण में हम लोग चेक करेंगे बारी बारी से। ओके चलिए तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला कि फोकस दूरी। देखिए यहाँ पर फोकस यहाँ है ना, ये फोकस है, तो फोकस कहाँ है, एफ है। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए ना। तो स्टूडेंट्स एफ देखिएगा, और हमने आपको इससे पहले ही बता चुके हैं कि सब दूरी कहाँ से नापते हैं, एफ से, पी से नापते हैं। सब दूरी कहाँ से नापते हैं, पी से। तो पी और एफ के बीच में जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। देखिए पी और एफ के बीच तक दूरी को क्या बोलते हैं, एफ। आप पी से लेके सी तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या यानी स्मॉल आर, है ना। पी से लेके सी तक को वक्रता त्रिज्या यानी स्मॉल आर कहते हैं उसको। समझ गए। सेम ऐसे ही भी यहाँ भी पी और एफ हो जाएगा आपको, पी और एफ के बीच की दूरी हो जाएगा फोकस दूरी। आप पी और सी के बीच की दूरी हो जाएगा आपको वक्रता त्रिज्या। समझ गए। चलिए ये उत्तर मिट गया तो उत्तर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब अगला स्टूडेंट्स आपका दर्पण के सामने हम एक वस्तु रख दिए और यहाँ उत्तल के सामने भी एक वस्तु को क्या किए हैं, रख दिए दोनों को। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा P से F तक जो दूरी है उसको फोकस दूरी, और ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो ये बात है आपका। तो फोकस दूरी जो है हमेशा माइनस में होती है। हमने आपको बताया था कि दर्पण के इस साइड जो भी दूरी नापेंगे वो सब होगा किस में, प्लस में। और दर्पण के इस साइड यानी इधर बायां दायां तरफ जो भी दूरी नापते हैं वो हो जाएगा किधर, क्या चीज, माइनस में। और आपको बताए भी थे कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी नापते हैं, आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी नापते हैं वो सब होता है किस में, प्लस में। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में नापेंगे दूरी तो हो जाएगा किस में, माइनस में। तो ये आपतित किरण है दोनों, ये दोनों को इधर ही दूरी नापेंगे, इधर और इस साइड तो प्लस में, और इसके उल्टा नापेंगे तो इसमें माइनस में। स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा आप लोग एफ में पी से एफ जो है इस तरफ है कि उस तरफ है, क्लियर है। पी जो है एफ किधर है, इस तरफ है कि उस तरफ है, तो पी हमेशा क्या है, इस तरफ है, पी है ना। तो इसलिए सब जो दूरी नापे हैं फोकस वो किस में हो जाएगा आपको, माइनस में। ओके। सेम ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पी और एफ इधर देखिए आपतित किरण की दिशा में जा रही है ना, पी एफ जो है उधर ही है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, प्लस में। तो फोकस दूरी अब उत्तल में प्लस होता है और अवतल में क्या होता है, माइनस में होता है। ओके। अब अगला स्टूडेंट्स पी और सी है यहाँ पे, तो पी सी यानी वक्रता त्रिज्या आर। तो वक्रता त्रिज्या जो है ये आपतित किरण की दिशा में है कि इसके उल्टे दिशा में है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये उल्टा जा रहा है इधर, है ना। ये पी यहाँ है यहाँ पे और ये सी यहाँ पे, तो इधर की ओर दूरी नापेंगे तो ये दूरी हमेशा किस में होगा आपको, माइनस में हो जाएगा, है ना। क्योंकि इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस, तो ये हमेशा हो जाएगा किस में, माइनस में। और इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स आप सी को वक्रता त्रिज्या सी यहाँ है तो ये सी उधर नाप रहे हैं और आपतित किरण भी उधर ही जा रहा है, इसलिए ये दूरी किस में हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा आपको प्लस में, है ना। ये चीज था आपका। अगला स्टूडेंट्स है यहाँ पर यू। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यू वस्तु जो खड़ा रहता है, वस्तु को हमेशा कहाँ खड़ा करते हैं, दर्पण के आगे खड़ा करते हैं। तो वस्तु जो है दर्पण के आगे खड़ा कर दिया इसको, तो वस्तु यहाँ पर है ना, इसलिए ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या बोल सकते हैं, वस्तु दूरी। यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और जिसे हम लोग यू से, छोटी यू से सूचित करते हैं। आप पी से जब वस्तु तक की दूरी नापेंगे तो इधर ही नापेंगे ना, इसलिए ये किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। ओके। सेम ऐसे भी इसमें भी वस्तु आपका यहाँ है, तो पी से जब नापेंगे इस साइड तो वस्तु इधर से इधर ना है वस्तु, तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु नापेंगे इस तरफ, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो एक चीज कॉमन है अवतल और उत्तल में कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों का क्या होता है, माइनस में होता है।
समझ गए आप लोग। अगला स्टूडेंट्स इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी यानी भी, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी भी जो होता है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। कैसे? हमने आपको बताया था कि इसमें जो है 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और 6 में बनता है 5 प्रकार का ऐसा जो कि उल्टा होता है और एगो होता है सीधा है। उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक दर्पण के आगे होता है, वास्तविक और दर्पण के आगे, और जब भी होगा तो काल्पनिक दर्पण के पीछे। ओके ना? तो 6 में 5 कंडीशन ऐसा था, 5 कंडीशन ऐसा था जिसमें उल्टा बना था, वास्तविक था, दर्पण के कहाँ था? आगे था। और 6 में से एक कंडीशन ऐसा था जो हमेशा काल्पनिक था और दर्पण के कहाँ था? पीछे था। तो 5 को प्रतिबिंब स्टेल्स बना जो था दर्पण के, एक यहाँ पर ऐसे ऐसे करके नीचे 5 को बना था ना, एक यहाँ पे नीचे की ओर 21, फिर 21, फिर 21। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 5 किधर था? आईना दर्पण के इस तरफ था। तो जितना भी दूरी नापेंगे 5 का 5 को, सब में किस में नापेंगे? हम लोग माइनस में नापेंगे। और एक प्रतिबिंब ऐसा बना था जो दर्पण के आगे था, यहाँ पे पीछे में, है ना, 2 डॉट करके मिलाए थे। तो उसको दूरी को कैसे नापेंगे हम लोग? प्रतिबिंब दूरी को माइनस प्लस में नाप लेंगे, है ना, क्योंकि दर्पण के कहाँ पर है? ये पीछे है दर्पण के। सेम ऐसे भी यहाँ पर भी हम लोग उत्तर दर्पण में 2 प्रकार का प्रतिबिंब पढ़े हैं। तो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब स्टूडेंट्स, एक तो बना था आपको फोकस पे और एक बना था ध्रुव और फोकस के बीच में। तो और दोनों प्रतिबिंब बना था आपको दर्पण के पीछे ही बना था, और दर्पण के पीछे यानी इस तरफ। तो एक यहाँ बना था इस पे और एक यहाँ पे। तो दोनों का दूरी जो नापेंगे हम लोग, वो किस में दूरी नाप लेंगे? तो दूरी नापते हैं हम हमेशा किस में? प्लस में। तो उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। ओके, समझ में आया आप लोग को ना? जल्द, ठीक है। तो समझ में आया तो आप लोग उतारिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट वीडियो को पास करके। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें यस लिखिए। ओके, जल्दी से फास्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब जो है अब हम लोग का यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण शुरू कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। तो इस टॉपिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ के अच्छा से पढ़िएगा। और हम जितना हम आपको लिखवा देंगे तो उतना आपके बुक में भी नहीं दिया होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हमेशा पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा जानकारी बता देते हैं। क्या स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा के रखिए, है ना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जो भी हमारा वीडियो डालेंगे उसका कंटेंट आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। ओके, और सबसे आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में या हो या घर में हो या कहीं भी हो, आप लोग चैनल के बारे में बताइए, उनको कहिए कि एक क्लास चलता है, ऑनलाइन क्लास, जो कि बहुत ही इजी तरीका से वहाँ पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक को समझाया जाता है, ठीक है। ताकि आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो हम लोग भी, हमको भी पढ़ाने का इच्छा होगा और इससे भी ज्यादा बेहतर क्लास चलेगा, है ना। आप लोग भी सपोर्ट प्यार दिखाइए और इसी तरीका से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हमारा चैनल का नाम पता ही आप लोग को है, एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर है। और स्टूडेंट्स, यहाँ जो है आपका ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों क्लास चलता है। तो जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए ऑफलाइन नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो भी आके यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 100 रुपया चार्ज एडमिशन फीस रखा गया है, एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, तो आके एडमिशन कराइए और यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो ऑनलाइन तो आप लोग घर पे पढ़ते ही हैं, यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलता है ना, 2 टिचर रहते हैं और ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है डिटेल में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, समझ गए ना। चलिए, तो अब अगला स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो अब अंतर लिखेंगे, तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंतर जब भी आपको कहा जाएगा ना लिखने के लिए,
तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अंतर लिखते वक्त यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। तो क्या लिखिएगा? अवतल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्न उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या है? अंतर निम्नलिखित है ना। तो आप लोग जो है आंसर निम्नलिखित बना के ही लिखिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना लिखिए फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा अभी पार्ट 5 चल रहा था, कितना? पार्ट 5 अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। ओके ना, यह है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं क्या? अवतल दर्पण, और इधर क्या आपका? उत्तल दर्पण। ओके, इधर अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो अब यहाँ पर अंतर लिखेंगे। चलिए, तो पहला हम लोग बारी बारी से नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी आपको अंतर लिखना कहे ना, तो आप पहले बॉक्स बना लीजिएगा और थोड़ा सा बड़ा करके बनाइएगा ताकि बीचों बीच में जो लाइन खींचेगा है ना कॉपी के बीच में, और दोनों साइड एक तरफ अवतल और एक तरफ उत्तल लिख लीजिएगा ना, ताकि फिर समझ आपको इसमें अट सके। छोटा लिखिएगा तो फिर अटेगा ना इसमें, है ना। चलिए, तो इसमें पहला लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए दोनों में जो है हम लोग दोनों में डिफिनेशन लिखेंगे बारी बारी से, है ना। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं बताइए तो आप लोग जल्दी से, नहीं पता ना? तो किसे कहते हैं अवतल दर्पण? पता है ना? नहीं पता? तो अवतल दर्पण जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। तो पहला जो है स्टूडेंट्स, आप इसमें दोनों का डिफिनेशन ही हो जाएगा, है ना। अवतल का डिफिनेशन और उत्तल का डिफिनेशन यहाँ लिख दीजिए। तो पहले में लिख लीजिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, है ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, सॉरी अवतल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स आपका ए नंबर में? तो इस वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, अब अगला है स्टूडेंट दूसरा। अवतल दर्पण में जो है वस्तु दूरी और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी सेम था। फोकस दूरी देखिए, इसमें फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक कि ऋणात्मक? बताइए। तो ये अवतल दर्पण हम बना लेते हैं ऊपर में, ये अवतल था, ठीक है। यहाँ पर F, यहाँ पर C, और ये उत्तल था,
यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी, और ये बीच में पी, ये बीच में पी। तो यहाँ पर फोकस दूरी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसमें फोकस दूरी निगेटिव होती है। अब इसमें लिखेंगे बी नंबर में क्या लिखेंगे, इसमें फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें फोकस दूरी माइनस होती है, और इसमें देखिएगा फोकस दूरी इस तरफ है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तीसरा स्टूडेंट से आपका इसमें वक्रता त्रिज्या, इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस होती है। इसमें वक्रता त्रिज्या माइनस होती है ना, क्योंकि यहाँ पर सी है, तो पी से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, आपको पी से सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी आर, तो आर छोटा आर हो जाएगा ये। और इधर वक्रता त्रिज्या देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरफ है, आपतित किरण की दिशा में जा रही है, तो इसलिए इसमें फोकस दूरी, सॉरी फोकस नहीं, वक्रता त्रिज्या ना, इसमें वक्रता त्रिज्या यानी पॉजिटिव होती है। इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, नेगेटिव होती है। और कुछ अंतर था स्टूडेंट्स इसमें, देखिए इसमें जो है स्टूडेंट्स दोनों इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। और इसमें स्टूडेंट्स जा 1 2 3 ये 4 होगा ना आपका ना, तो ए बी सी डी, ठीक है। इसमें देखिए इसमें स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको बताए थे क्या कि 5 को जो है ना प्रतिबिंब आपका उल्टा बना था, तो उल्टा जब भी होगा तो वास्तविक, और इसमें एगो था बना हुआ कैसा, सीधा, तो सीधा क्या, काल्पनिक। तो इसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो वही लिख दिया इसमें वास्तविक, इसमें वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें दोनों, एक यहाँ पर था सीधा और एक इधर था बीच में सीधा, तो दोनों तरह का इसमें 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 सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे इसमें सिर्फ, सॉरी वास्तविक नहीं, काल्पनिक, मिस्टेक हो जाता है, इसमें काल्पनिक इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट्स, काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला है 5वां नंबर विद्यार्थी, इसमें देखिएगा, और इसमें उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है ना। इसमें उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। इसमें उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा बनता है, सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। इसमें 5 गो में बना था आपको नीचे की ओर, नीचे की तरफ, जो कि उल्टा था, और एगो बना था सीधा ऊपर की ओर। तो इसमें उल्टा सीधा दोनों बनता है, और इसमें दोनों कंडीशन में सीधा ही बना था ऊपर की ओर, तो इसलिए इसमें सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। एक और लिख लेंगे छठा, इसमें प्रतिबिंब
दर्पण के आगे और पीछे दोनों में बनता है, दोनों जगह बनता है। इसमें प्रतिबिंब आगे पीछे दोनों जगह बनता है और इसमें प्रतिबिंब सिर्फ दर्पण के पीछे बनता है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है प्रतिबिंब आपका दर्पण के आगे पीछे दोनों जगह बनता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ दर्पण के पीछे बनता है ना। देख लीजिए 5 गो जो बना था प्रतिबिंब, वो दर्पण के कहाँ था, आगे की ओर, और एगो बना था कहाँ, पीछे की ओर। लेकिन इसमें जो है दोनों का दोनों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया है ना। तो ये चीज आपका हो गया था। तो दर्पण हमने आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नोट नहीं किए हैं तो इसको फास्ट में नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। और समझ में आ गया ना सब बच्चे को? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम, इसमें से कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए कि सर दिक्कत है, सर परेशानी, ओके ना। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, तेजी से उतारिए वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर लिए हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए और ये जो है आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप बढ़िया से इसको एकदम कंठग्रस्त याद ही कर लीजिए पूरा, अच्छा से याद कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और स्टूडेंट्स देखिए, ये जो अंतर लिखना है कोई अपना अति से नहीं लिखना है, मन से, है ना। ये फिगर देख करके आप लोग लिख दीजिए, और जो जो चीज फिगर में था वो सारा चीज हमने यहाँ पर आपको लिख दिए, है ना। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला अंतर तो आप लोग लिख लीजिएगा क्या, दोनों का परिभाषा, ठीक है। तो वही आपका अंतर हो जाएगा। दोनों का परिभाषा में क्या लिखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ओके। दूसरा में उत्तल में क्या लिखिएगा स्टूडेंट्स, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए अब अगला आपका दूसरा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी बता दीजिए किसमें होती है। तो फोकस दूरी इसका इधर उस तरफ है ना, उधर है तो माइनस में, और उत्तल में फोकस दूरी किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ है तो किस में, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जब फोकस दूरी माइनस में है तो वक्रता त्रिज्या भी इसका क्या हो जाएगा, माइनस में, और जब इसकी वक्रता त्रिज्या जो है इसका प्लस में है तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ओके। अब अगला स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का बनता है। तो जिसमें 6 गो बना था, 6 गो में से 5 गो कंडीशन ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब जो बना था वास्तविक था और उल्टा था, यानी वास्तविक बना था, है ना, रियल पिक्चर। और इसमें एगो ऐसा कंडीशन था लास्ट वाला में जिसमें प्रतिबिंब कहाँ बना था, काल्पनिक बनता था। ये काल्पनिक यानी आभासी बनता था, ठीक है। लेकिन उत्तल में क्या है, तो उत्तल में 2 तरह का प्रतिबिंब बनता है और दोनों का दोनों क्या था, काल्पनिक ही था, है ना, आभासी था प्रतिबिंब। चलिए अब अगला आपका स्टूडेंट, इसमें अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, हमेशा नहीं, उल्टा और सीधा दोनों बनता है ना। अवतल में उल्टा और सीधा दोनों तरह का बनता है। देख लीजिए 5 गो जो प्रकार बना था वो कैसा था आपका, उल्टा, और एगो जो बना था वो कैसा था आपका, सीधा, है ना। लेकिन उत्तल में आ जाइएगा तो उत्तल में दोनों का दोनों हमेशा सीधे बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। देखिए तो हम कोनो याद किए, हम मेरे माइंड में फिगर चल रहा था, फिगर को समझ के एनालिसिस कर करके पूरा का पूरा अंतर लिख डाले। तो ऐसे भी आप लोग को करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स मेन है फिगर, तो फिगर समझ जाइएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट तेजी से, इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपका जो है अभी लाइट भी कट गया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को हम जो है अब यहीं तक स्टॉप रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्टूडेंट्स एक वीडियो और बनेगा और वो कोई लास्ट पार्ट होगा, और पार्ट 6 में इस चैप्टर को हम लोग पूरा एंड कर देंगे, ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स को अभी तक समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिए।
और इसके बाद एक एक टॉपिक को आप लोग स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स आपका जो है इस चैप्टर खत्म होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट ले लेंगे। और स्टूडेंट्स आप लोग ऑब्जेक्टिव अभी से याद करते रहिए ताकि जो दिक्कत परेशानी ना हो, और याद करते रहिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा और अभ्यास बना रहेगा याद करने का, है ना। तो अभी 40, 50, 60 ऑब्जेक्टिव इस तरह से आप लोग याद करते रहिए रेगुलर, है ना, ताकि कोई दिक्कत परेशानी फिर आगे नहीं होगी। और फेयर को और एक एक टॉपिक को हमने आपको अच्छा से बता दिया है, लिखवा भी दिए हैं, नोट भी करवा दिए हैं। तो हर एक टॉपिक को आप लोग नोट करते रहिए। 2 पेन रखिए, एक ब्लैक ब्लू, और मेन हेडिंग वाला लाइन जो है आप लोग ब्लैक से लिखिए, और उसके बाद जो पॉइंट सब रहता है उसको आप ब्लू पेन से लिख लीजिए, है ना। और फिर उसके बाद फेयर एक अच्छा वाला कॉपी ले लीजिएगा व्हाइट कलर का, उस कॉपी में फेयर बना लीजिए। और फेयर बनाने के बाद जितना भी लिखवा दिए हैं आपको शुरू से अभी तक में, सारे को सारे फेयर को आप लोग याद कर लीजिए अच्छा से। और उसके बाद आप डेली का डेली जो चैप्टर आपका क्लास में चलता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं भी पढ़ते हो, तो आप डेली का डेली एक एक चैप्टर को आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए घर पे, और डेली रीडिंग दीजिए ताकि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो फिर वो समझ में भी आ सके, है ना। तो डेली आपको रीडिंग देना है एक एक चैप्टर का, ओके, तभी आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स आप लोग जो है अभी क्लास 10th में चले गए हैं तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम है और अंतिम लड़ाई है आप लोग का। तो इसलिए अभी से सीरियस रहिए ताकि आने वाला समय में जो है आपका उतना टेंशन फ्री होकर के आप लोग पढ़ सके, है ना। तो यही हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी बेहतर चल रहा होगा। और जो भी आपको दिक्कत परेशानी लगता है ऑनलाइन क्लास में, वो हमें आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक और हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप और उसके बाद इंस्टाग्राम, सारा चीज सोशल मीडिया पर लिंक फैला दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाके क्लिक करके फॉलो हम लोग कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो आप क्या कहें, आप लोग उतना भी समझदार हैं ही खुद भी, है ना। बस इतना ध्यान रखिए कि आप लोग मेहनत एकदम जी जान लगा के कीजिए, कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो, बाकी हम लोग आपके साथ हैं, है ना। और इस बार आप लोग टारगेट ले लीजिए कि हमें 350, 400 पार, इस बार अब की बार 400 पार आना का आना ही चाहिए, चाहे जैसे हो, है ना। तो एकदम जी जान लगा के। और बच्चे अभी आप लोग जो है खेलिए कम, खेलने पर समय के लिए कम देना है, यानी साथ ही नहीं खेलने पर देना है, और पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, और सेल्फ स्टडी कीजिए आप लोग, ओके ना। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए मन से, ठीक है, ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय बिहार।